अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। आपको पता है कि रोज़ एक डेवलपमेंट हो रही है और ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं जे बी इलेक्शंस के हवाले से, तो वहाँ क्या सियासी मंजरनामा सामने आया है। गिलगित बल्तिस्तान के हालिया आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का जो मरहला है वो शुरू हो चुका है और तमाम नजरें इस बात पर मरकूज है कि खित्ते का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा। और अगर हम नताइज के ऊपर बात करते हैं जो कि गैर सरकारी और इब्तदाई नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो बड़ी जमात बनकर सामने आई है, लीड किया है, जबकि मुतादिद नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार जो है वो कामयाब हो गए हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये है कि अक्सरियत हासिल नहीं की, मगर ऑफकोर्स फेडरल में वो बैठे हुए हैं, तो कोalition गवर्नमेंट के साथ ही वो जेबी में जो है अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। और सियासी इतलात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान राब्ते जारी हैं और दोनों जमातें मिलकर मुश्तरका हुकूमत बनाने के इम्कानात का जायजा भी ले रही हैं। और पहले आपको पता है कि इलेक्शन जो है मुलतवी हो गए थे क्योंकि वेदर कंडीशंस बहुत बुरी थी, मगर कुछ अरसे के बाद इलेक्शंस कराए गए हैं, जिसके हमने डिटेल पहले भी प्रोग्राम में वहाँ की यूथ से बात की थी, जहाँ वो बहुत खुश आइंद समझ रहे हैं इस बात को कि इलेक्शंस होने चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए और एक प्रॉपर चीफ मिनिस्टर होना चाहिए और गिलगित बल्तिस्तान को बाकी वो तमाम सहूलियात फराहम करने चाहिए जो कि बाकी सूबों में भी हैं। हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नियो टीवी जावेद बलोच साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद मौजूदा नंबर गेम क्या बनती है आपको नजर आ रही है? कौन सी जमात कितनी मजबूत आपको दिखाई दे रही है? मजबूत कोई भी नहीं है। जो अक्सरियत है वो पीपल्स पार्टी के पास है। आज़ाद उम्मीदवार जो है वो सेकंड नंबर पर हैं। नून लीग ने जो है वो वहाँ पे थर्ड पोजीशन हासिल की है। लेकिन जो कोलिशन गवर्नमेंट है वफाक में, ना आप उसका असर जीबी के अंदर भी देखेंगी और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है वो एक फार्मूला तय किया गया है। जो गुज़श्ता रात ईवान सदर में बैठक हुई है, उस इम्पोर्टेंट मीटिंग में जहाँ पे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी मौजूद थे, वज़ीर आज़म मौजूद थे, उनकी पूरी काबीना जो है इम्पोर्टेंट वज़रा वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने एक फार्मूला जो है वो जीबी पे भी बातचीत की है, ये जराए बता रहे हैं, और तय किया गया है कि पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी वहाँ पे, क्योंकि उसकी अक्सरियत है और नून लीग उसकी जो है वो इत्तेहादी जमात होगी। जैसे कि वफाक में नून लीग की गवर्नमेंट है और इत्तेहादी उसकी बड़ी जो है जमात है पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी जो है वो साथ दे रही है नून लीग का वफाक के अंदर। इसी तरह जो जीबी के अंदर है जो कोलिशन गवर्नमेंट यहाँ पे वफाक में है, उसी तरह की जो है वो इत्तेहादी जमात होगी नून लीग पीपल्स पार्टी की, और गवर्नमेंट होगी पीपल्स पार्टी की, और नून लीग जो है उसके साथ मिलके उसको सपोर्ट फराहम करेगी। इसमें अब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो जो जीते हैं वहां से, उनका एक बड़ा अहम रोल होगा वहां पे उस गवर्नमेंट को बनाने में, उसको चलाने में, क्योंकि एक बड़ी तादाद जो है तकरीबन 7 तक अब जो है वो फिगर आ रही है कि 7 जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है वो कामयाब हो चुके हैं। तो इसमें नेचुरली ये लोग शामिल होंगे, कुछ पीपल्स पार्टी में जाएंगे, कुछ नून लीग में जाएंगे, लेकिन मोस्टली जो है वो झुकाव है ना होता है इस जीबी के इलेक्शन में स्पेशली, और जो एजी के इलेक्शन है उसमें भी जो है हमें नजर आता है कि जो गवर्नमेंट होती है वफाक के अंदर, उसी की ही लोग प्रेफर करते हैं कि उस कोलिशन में या उस इत्तेहाद में जो है वो शामिल हुआ जाए। अच्छा जावेद साहब, आप बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। अगर कोalition होती है तो वजारत आला किस जमात के पास आएगी? देखें, जो अगर जिस फार्मूले पे बातचीत हो रही है उसके मुताबिक तो पीपल्स पार्टी को ही दावत दी जाएगी कि वो अपनी वहाँ पे गवर्नमेंट बनाए, उनका वज़ीर आला जो है वो वहाँ पे हो, और जो गवर्नर है जीबी का है ना वो नून लीग से हो सकता है, पीपल्स पार्टी का सीएम हो सकता है, नून लीग का गवर्नर हो सकता है। यही फार्मूला जैसे कि वफाक के अंदर वज़ीर आज़म जो है वो नून लीग का है, पंजाब नून लीग के पास है, सिंध पीपल्स पार्टी के पास है, वहाँ पे गवर्नर जो है वो नून लीग का है। इसी तरह केपी के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी को गवर्नर दिया गया था, आपको याद है। राजस्थान जो है वो वहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तो इसी तरह का एक फार्मूला जो है वो यहाँ पे भी होगा कि पीपल्स पार्टी का जो है वो सीएम होगा, नून लीग का जो है वो गवर्नर होगा, और इसी तरह
جو کیبنٹ ہے وہاں پہ جی بی کی، اس کے اندر بھی دونوں پارٹیوں کی نمائندگی ہوگی. اب معاملہ یہ ہے کہ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے، یا آپ بات کریں اگر جو فارمولہ طے ہوا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا وفاق کے اندر جو ہے ایک فارمولہ طے ہوا، جو ڈیڈ لاک تھا بجٹ پر گزشتہ روز، اس پہ تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. اور یہ پہلے سے ہی کچھ چیزیں طے تھیں کہ پیپلز پارٹی کو لیوریج دینا ہے، پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ سپورٹ فراہم کرنی ہے، تاکہ پیپلز پارٹی جی بی کے اندر اپنی گورنمنٹ بنائے، اور وفاق کے اندر جو ہے وہ جو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ کیا جائے. اچھا یہ اب بھی سب سے بتائیے گا بڑا جو جاوید صاحب امپورٹنٹ کہ ایشو، مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی شرائط بھی سامنے آ رہی ہیں؟ نا بالکل ظاہری بات ہے، جب کولیشن گورنمنٹ کے لوگ بیٹھتے ہیں تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت تھی بجٹ کے اندر. بجٹ تجاویز پر جو ہے وہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ہے جو ڈیڈ لاک چل رہا تھا، اسے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. رات کو پہلے یہ کمیٹی سطح پہ میٹنگ ہوتی رہی ہیں، وہ ناکام ہوئی. پھر اب جی بی الیکشن کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ ایوان صدر میں ایک بڑی بیٹھک ہوتی ہے، وہاں پہ کچھ چیزیں طے ہوتی ہیں، اور اب 12 تاریخ کو جو بجٹ ہے وہ پیش کیے جانے کا امکان ہے. اور یہ کل طے کیا گیا ہے اس میٹنگ میں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کو، گورنمنٹ کو سپورٹ کرے گی بجٹ پاس کروانے کے لیے. اور پیپلز پارٹی کی بھی کچھ تجاویز جو ہے وہ تسلیم کی گئی ہیں، اور ان پر بھی عمل درآمد کیا جائے گا. اب اس میں 28ویں ترمیم ایک بڑا اہم ایشو ہے جی نا، کہ 28ویں ترمیم کا کیا ہوگا. بجٹ کے فوری بعد 28ویں ترمیم آئے گی، یا کچھ عرصے بعد جو ہے وہ اس نے آنا ہے. کیونکہ 28ویں ترمیم کے علاوہ جو ہے ایک بڑا ایشو جو ہے وہ آ رہا ہے کہ جو فائنانس کے ایشو ہیں صوبوں اور وفاق کے درمیان، وہ کیسے طے کیے جائے. کیونکہ کافی برڈن جو ہے وہ وفاق کے پر آتا ہے، کہ جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، تقریباً 750 ارب سے زائد کا یہ پروگرام ہے. تو وفاق کا یہ کہنا ہے کہ جو جن لوگوں کو امداد دی جا رہی ہے، جن کا تعلق سندھ سے ہے، تو صوبہ سندھ جو ہے وہ انہیں وہ بوجھ برداشت کرے. وہ جو کیش گرانٹ ہے جو ملتی ہے لوگوں کو، وہ صوبہ سندھ اپنے پاس سے دے. جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے انہیں سپورٹ کرے، کے پی کے لوگوں کو کے پی گورنمنٹ دے، اور بلوچستان کے لوگوں کو بلوچستان گورنمنٹ دے. لیکن اس پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اسے تسلیم کرنے سے انکاری ہے اب تک. اور یہی بڑا مسئلہ ہے کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو ریونیو شیئرنگ کا معاملہ ہے، فائنانس شیئرنگ کا معاملہ ہے، اس پہ ڈیڈ لاک بھی برقرار ہے. دیکھنا یہ ہے کہ بجٹ کے فوری بعد جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کیونکہ وفاق جو ہے وہ یہ موقع رکھتا ہے کہ 18ویں ترمیم میں جو چیزیں صوبوں کے پاس گئی تھیں، اس پہ صوبے جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کر رہے، اور سارا بوجھ جو ہے وفاق پر آ رہا ہے. تو اس لیے کچھ چیزوں پر ڈیڈ لاک، یا آپ کہہ لیں کہ ایک اختلاف جو ہے وہ ضرور موجود ہے، اور اسے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جاوید صاحب، تحریک انصاف اس پورے سیاسی منظرنامے میں کہاں ہے؟ ہاں، تحریک انصاف سے جب ہماری بات ہوتی ہے، اور بیرسٹر گوہر کو آپ نے سنا کہ انہوں نے جی بی الیکشن جو ہے اسے ریجیکٹ کر دیا. تحریک انصاف تو کہتی ہے کہ یہ ایک طے شدہ ایک چیز تھی جو ہم نے جی بی کے اندر دیکھی. لیکن آن گراؤنڈ جو ہے وہ چیزیں کافی مختلف تھیں. جیسے بلاول بھٹو زرداری کی کمپین جو ہے وہ ہم نے دیکھی کہ انہوں نے پورے جی بی کا جو ہے دورہ کیا. میاں نواز شریف وہاں موجود تھے، باقی جو لوگ تھے گورنمنٹ کے، خواجہ صاحب رفیق لاہور سے گئے ہوئے تھے، اسی طرح باقی لوگوں نے بھی کمپین کی. تو الیکشن تو لڑا گیا ہے. الیکشن کی جو ہم نے گہما گہمی جو ہوتی ہے، جو کمپین ہوتی ہے، وہ ہم نے دیکھی آن گراؤنڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف، ظاہری بات ہے تحریک انصاف جو ہے خود اس کے اندر کافی سارے ٹوٹ پھوٹ ہے، کافی سارے اختلافات ہیں. سی ایم کے پی کے جو ہے وہ کچھ اور کہتے ہیں، بیرسٹر گور جو ہے وہ کچھ اور کہتے ہیں، سبحان راجا جو ہے وہ کچھ اور کہتے ہیں، علیمہ خان جو ہے وہ کچھ اور کہتی ہیں. تو تحریک انصاف کے اندر جو ڈویژن ہے وہ بڑی اس کو بڑا دھچکا لگا ہے کہ تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اسے کس کی بات ماننی چاہیے. کیا
جو سی ایم کے پی کے ہے اس کی بات وہ ورکر سنیں، یا بیرسٹر گوہر کی بات سنیں، یا علیمہ خان جو کال لیتی ہیں اس کی بات سنیں، تو ڈیوائیڈڈ ہے اس کا مائنڈ جو ہے وہ ورکر کا، وہ تقسیم ہے، کوئی اسے کلیئر لائن آف ایکشن نہیں ملتی ہوں کہ اس نے کس کی لائن ٹو کرنی ہے، کس کی پالیسی ٹو کرنی ہے. ساری بات تحریک انصاف کے بانی شیرپور کی بات کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ہر ایک جو ہے اس کی اپنی ایک لائن ہے، اس کا اپنا ایک ایجنڈا ہے جس پہ وہ چل رہے ہیں. اس لیے ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کا جو جی بی الیکشن ہے اس میں بھی ہم نے یہ چیزیں نوٹ کی کہ جو ایک واضح لائن اینڈ لینتھ ہوتی ہے کسی پارٹی کی، یا کسی پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے، وہ بھی نظر نہیں آئی. تو پھر ظاہری بات ہے تحریک انصاف اسے ریجیکٹ کر رہی ہے، لیکن ریجیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ کافی کمزوریاں ہیں، کافی اختلافات ہیں جو ہوں اس کی سیاسی ساکھ کو نقصان بس پہنچا رہی بالکل ہیں، سیاسی جو اس کی پارٹی کی لائف ہے اس کو نقصان پہنچا رہی ہیں. ہوں اور آپس کی لڑائی جو ہے ہمیں صاف نظر آتی ہے. ہوں ایک لیڈر جو ہے وہ کچھ اور بیان دیتا ہے، پالیسی بالکل دیتا ہے، دوسرا لیڈر جو ہے ہوں کوئی اور پالیسی دیتا ہے. تو یہی ہم نے جی بی کے الیکشن میں بھی دیکھا کہ جو ہے وہ مختلف لوگ تھے، مختلف آرا تھیں، مختلف طریقے سے کمپین تھی، کوئی یونٹی نہیں تھی، ہوں کوئی ایک لائن آف ایکشن نہیں لائن آف تھا ایکشن نظر آیا جس پہ تھا. جو ہے وہ اچھا طریقے جاوید انصاف صاحب، کرتے. ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، آپ میری رہنمائی فرما سکتے ہیں. پیپلز پارٹی نے لیڈ کیا ہے، پی ایم ایل این ساتھ کولیشن گورنمنٹ بنائے گی، لیکن ہاؤ اباؤٹ گلگت بلتستان کی اپنی برادریاں، قبائلی اثر رسوخ جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ وہاں پہ جو جی بی کا جو لوگ ہیں وہ موسٹلی جو ہے اب دیکھیں 7 لوگ انڈیپینڈنٹ آپ دیکھیں الیکٹ ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پارٹی سے مبرہ ہو کے بھی، پارٹی سے ہٹ کے بھی جو ہے وہ کافی ووٹ دیتے ہیں. نیچرلی برادریوں کا بھی وہاں پہ ہوتا ہے، لیکن جی بی کے لوگ جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ان کی ایک اپنی رائے بھی ہے، اپنی ایک جو ہے وہ اپنے علاقے کے بارے میں، اپنے جو ٹورزم کے بارے میں جو ہے جب بات ہوتی ہے تو وہ اس پہ بڑا انہیں کنسرن ہوتا ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کی بات کرتے ہیں. اب جی بی جائیں تو جی بی کا ہر بندہ آپ کو جو ہے وہ مسکراتا ہوا آپ کو ویلکم کرے گا. جو ایک میزبانی کا جو ان کا ایک سٹائل ہے وہ اس کی بات کرے گا. تو جی بی میں میٹر تو کرتا ہے کہ جو علاقے کے لوگ ہیں یا وہاں کے جو ایلڈرز ہیں، جو وہاں کے جو بڑے ہیں وہ میٹر کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جی بی چونکہ جو ہے وہ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے وفاق کے ساتھ، تو جی بی کو فنڈز جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں وفاق سے. تو جی وفاق میں جو پارٹی ہوتی ہے، جو اتحاد ہوتا ہے، وہ اس کی طرف بھی دیکھتا ہے کہ ایسا سی ایم وہاں پہ ہونا چاہیے، یا ایسا گورنر وہاں پہ ہونا چاہیے جس کا وفاق کے ساتھ بھی تعلق ہو، وفاق ہوں کے ساتھ بھی جو ہے اس کا جو ہے وہ ڈائریکٹ لنک ہو، اور ہوں یہاں کے جو فنڈز ہیں، یہاں تاکہ کے لوگوں جو کی آواز بھی انفراسٹرکچر اٹھا ہے، سکے. یہاں پہ بالکل. جو روڈس ہیں وہ پھر اس پہ اس کو ہیلپ کر سکے اور فنڈ فراہم کر سکے. اچھا، اس کولیشن سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ صوبائی حیثیت کے مطالبے کو کتنی تقویت ملے گی؟ دیکھیں پیپل پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں. کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ دوسرے کے بغیر جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی. اس سسٹم کے اندر جو موجودہ سسٹم ہے اس وقت جو چل رہا ہے، اب بجٹ آ رہا ہے تو نیچرلی نون لیگ کو سپورٹ حاصل ہوگی پیپل پارٹی کی، اور پیپل پارٹی کو یہ پتا ہے کہ وہ بھی نون لیگ کے بغیر کچھ نہیں ہے، چونکہ ایک پاور شیئرنگ فارمولا جو ہے وہ چل رہا ہے. پریزیڈنٹ پیپل پارٹی کا ہے تو پرائم منسٹر جو ہے وہ نون لیگ کا ہے، گورنر پیپل پارٹی کے ہیں تو وہاں پہ صوبوں میں گورنمنٹ جو ہے وہ دوسری پارٹی کی ہے. تو یہی فارمولا جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ جی بی کے اندر بھی جو ہے وہ ہوگا. تو دونوں پارٹیاں وہ کے نظریات الگ ہیں، الگ ہیں. ہم نے دیکھا کہ جی بی کے الیکشن میں جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری نے کافی تنقید کی نون لیگ پر، کافی جو ہے وہ فارم 45 کا ذکر ہوا، فارم بالکل 47 کا بالکل، ذکر ہم نے ہوا سنا انہوں ہے، نے سب کیا. کچھ سنا. بالکل. تو اب اس کے فوری بعد جو ہے دونوں پارٹیاں ہم نے کل دیکھا کہ اکٹھے بیٹھی ہوئی تھیں، اور اکٹھے بیٹھ کے جو ہے وہ سر جوڑ کے معاملات کو حل کر رہی تھی. تو یہ پالیٹکس ہے، اور پالیٹکس جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کا نام ہوتا ہے، اس لیے یہ دونوں پارٹی اکٹھی ہیں.
Thank you so much. Javed Baloch साहब, Bureau Chief Islamabad, was updating us. GB के इलेक्शंस में आपको पता है गैर सरकारी इब्तदाई नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज़ लीड द इलेक्शंस, लेकिन गवर्नमेंट जो है ऑफ कोर्स कोalition की बनेगी और PMLN से मुज़ाकरात भी जारी हैं. जो भी नताइज आएंगे हम आपको उससे भी अपडेट करेंगे. हमने जाना छोटी सी ब्रेक की तरफ, आप लोग हमारे साथ रहें. वेलकम बैक व्यूअर्स. हम आपको आज बताएंगे कि मीडिया हैक्स पे क्या हो रहा है. आपको पता है कि बेतहाशा जो है मेडिसिन्स आपको मिल रही होती हैं, लोग उसकी बहुत सारी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स उसकी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, जिसमें कॉस्मेटिक की बहुत सी दवाइयाँ शामिल हैं. इसके साथ साथ आपको पता है कि वो ऐसी दवाइयाँ जिसमें जो हैं दांतों वाला मंजन शामिल है, गोरा करने वाली क्रीम्स शामिल हैं, और इसके साथ साथ आपको पता है सप्लीमेंट शामिल हैं, और वेट लॉस की सबसे ज़्यादा इंजेक्शंस और दवाइयाँ जो हैं ऑनलाइन मिल रही हैं. मगर वो जो सब दवाइयाँ जो मिल रही हैं ऑनलाइन जो मिल रही हैं, वो किसी ने देखा है कि वो कहाँ बन रही हैं, कैसे बन रही हैं, FDA अप्रूव्ड हैं या ड्रैप से जो है वो हुई हुई अप्रूव? ऐसी कोई चीज़ जो है वो बगैर रजिस्टर्ड किए हुए आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आज हम इस तमाम चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं. और सबसे तशवीशनाक पहलू ये है कि बहुत सी ऐसी हर्बल अद्वियात जो हैं रजिस्टर्ड यूनिट्स में तैयार की जाती हैं और फिर इन्हें मुख्तलिफ बीमारियों के 100% इलाज के दावों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बेचा जाता है. बाज़ औक़ात मोटापा कम करने वाली आपने देखा है कैप्सूल्स भी हैं, इंजेक्टेबल्स भी हैं, क्रीम्स भी आ चुकी हुई हैं, डाइट प्लान्स आ चुके हैं, ब्रेकफास्ट प्लान्स आ चुके हैं. वो तमाम प्लान्स कौन बनाता है, कहाँ से आते हैं, कितनी रिसर्च होती है, कितने साइंटिस्ट इसके अंदर काम कर रहे हैं, या कितने फार्मास्यूटिकल कंपनीज काम कर रही है, कंपनी भी काम कर रही है कि घर में बन रही है? किसी ने कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा है कि हम जो है इसके बारे में भी रिसर्च कर लें कि जो हम ख़रीद रहे हैं वो वाकई असल है या वाकई उसके पीछे कोई तहकीक है? और लोग जो हैं वो जो मार्केटिंग हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आपको पता है कि बेच देते हैं और हम लोग ख़रीद लेते हैं क्योंकि उसमें हमें लगता है लाइक्स बहुत हैं, व्यूज़ बहुत हैं, और रिव्यूज़ हम पढ़ लेते हैं. किसी एक ने इस्तेमाल किया होता है तो वो अपने 36 दोस्तों को कहता है कि तुम भी लिख दो इस पर जाके. मगर ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको पता है ड्रैप इज़ अ प्रॉपर रेगुलेटरी है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है स्पेशली मंजूरी और रजिस्टर शुदा जो अद्वियात हैं वही इस्तेमाल करें. और आज हम इस सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे, इसकी जितने भी इसके ऊपर लॉज हैं और इसकी कानूनी पहलू हैं उसके भी बात करेंगे. और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नूर मोहम्मद मेहर ने. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी शुक्र. डॉक्टर साहब आप डॉक्टर साहब भी हैं और आप लॉयर भी हैं. जी मैं फार्मासिस्ट हूँ. फार्म डी मैं डॉक्टर का नाम मुनासिब नहीं समझता अपने आप को. आप फार्मासिस्ट हैं? फार्मासिस्ट हूँ बेसिकली और लॉयर हूँ मैं. और ख़ास तौर पे अद्वियात के हवाले से मैं काम करता रहता हूँ. अच्छा, पाकिस्तान में बड़ी अजीब चीज़ है कि जिसका जो मुंह चुकता है ना कोई दवाई बना के ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर से जो है ना करना शुरू कर देता है. अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि आवाम को हमारा मकसद जो है ना अवेयरनेस देना है कि जो अच्छे इन्फ्लुएंसर जो है ना, कई डॉक्टर्स हैं इसमें, कई नीम हकीम खतरा जान हैं, ठीक है, और वो खुद नीम हकीम जो हैं वो जिनसी अद्वियात जो है वो ज़्यादा बेच रहे हैं, और इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो ऐसे नाश्ते बेच रहे हैं, ऐसे कुश्ते बेच रहे हैं कि जो ख़ास तौर पे OTC हेल्थ एक प्रोडक्ट्स होती हैं, ड्रग अथॉरिटी उनकी मंजूरी देती है. इसमें पहले कानूनी पहलू जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी अनरजिस्टर्ड एलोपैथिक दवाई रखना, बेचना और प्रमोट करना, और उसको प्रमोट करने वाला डॉक्टर भी जो है अगर वो उसमें एलोपैथिक अज्जा है, इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो पाकिस्तान में इलीगल है. उस पर जो है 5 साल से लेके 7 साल से 3 साल से लेके 7 साल तक सजा हो सकती है, और 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक जुर्माना भी हो सकता है. ठीक है. अच्छा, मुझे बताइएगा कि इसमें अद्वियात और इंजेक्शंस और डाइट प्लान्स कौन कौन से शामिल हैं? देखिए, खास तौर पे मैं ब्रांड जेनेरिक लूंगा. ग्लूटाथियोन के जो है ना बहुत सारे रंग गोरा करने वाली रातों रामिंटो सेकंडों में जो है ना गोरा होने के लिए जो है ना मासूम लोग जो हैं वो ऐसे इलीगल जो है खास तौर पे हमारे हमसाया मुल्क से, चाइना से, फिलिपाइन से, वियतनाम से वो जल जो है ना खास तौर पे इन मुल्कों से पैकिंग जो है ना चाइना वाले पैकिंग दुनिया जहान की बना देते हैं. वो मेड इन अमेरिका की भी बाज़ चीज़ों में बना देते हैं. तो वो जो है ना आम आदमी को पता नहीं. बाज़ डॉक्टर्स जो हैं
ग्लूटाथियोन गलत लगा रहे हैं, लगाना नहीं चाहिए, और 95% जो ग्लूटाथियोन है अनरजिस्टर्ड है मार्केट में। अच्छा। और इस पे एक्शन होना चाहिए, और वो आवाम को, लोगों को, अच्छे लोगों को लूट रहे हैं। दूसरा जो वेट लॉस के जो है कि जी रातों रात जो है इस पे होगा, ये सारा फ्रॉड है। और वेट लॉस की पाकिस्तान, अभी तक मेरी नॉलेज में, मैं फार्मासिस्ट भी हूँ, लॉयर भी हूँ, मेरे नॉलेज में नहीं है कि वेट लॉस की कोई प्रॉपर दवाई जो है ना वो अप्रूव्ड हुई है इस इंडिकेशन में, पाकिस्तान में नहीं हुई। ये जो भी हो रहा है फ्रॉड हो रहा है, और इस पे जो है अब आवाम को पता नहीं है कि जो इस तरह की दवाइयाँ बेच रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड भी हैं, उन पे उनको रखना, बेचना, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करना। एडवर्टाइजमेंट के ड्रग एक्ट 1976 का जो सेक्शन 24 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और ड्रग एक्ट 1976 के 1986 के जो लेबलिंग रूल्स हैं, एडवर्टाइजमेंट के रूल्स हैं, उसके होता ये है कि अगर कोई मल्टीनेशनल या कोई भी कंपनी है, अगर जैसे मैं ब्रांड नेम लेता हूँ, पैरास्टामोल है, तो पैरास्टामोल का इश्तिहार अगर कभी हमें नजर आता है टीवी चैनल पे, तो उसका एक एक लाइन, एक एक लफ्ज, एक एक वीडियो के कंटेंट्स जो हैं वो अप्रूव्ड होते हैं ड्रैब से, फिर वो दे सकते हैं। बाकी जो सोशल मीडिया भी पे जितनी एडवर्टाइजमेंट हो रही है इलीगल है, इवन के कुछ टीवी चैनल्स भी दे रहे हैं तो इलीगल दे रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि लॉ बना हुआ है, सजा भी है, तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? इम्प्लीमेंट इस वजह से नहीं होता कि एक तो अब इस पे जो है ना नए जो सीईओ ड्राइव आए हैं उस पे काम कर रहे हैं। उबैदुल्लाह मलिक साहब ने तकरीबन कोई 2000 के करीब अभी नए सीईओ ने उसमें नोटिस जारी किए हैं, और उन्होंने एक मॉनिटरिंग सिस्टम अभी बनाया है। इतने सालों से तो लुट रहे थे ना। अब हमें उम्मीद है कि ड्रग अथॉरिटी के सरबराह जो हैं आवाम को इन चीज़ों से बचाएंगे, और ख़ासतौर पर जो सूबे हैं, सूबों को, पंजाब सूबे को भी इस पर काम करना चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि एक तो लोगों का जेब पे डाका पड़ रहा है, एक खास तौर पे जिनसी अद्वियात, बाज जो चैनल, जाली चैनल बने हुए हैं यूट्यूब के जो जिनसी अद्वियात को प्रमोट कर रहे हैं। अब ये है कि मैं साल्ट का नाम लूंगा, टेरिलाफिल और सिडनाफिल साइट्रेट पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो चुकी है। ये इतने मतलब 50 सालों से आवाम की डिमांड थी, सऊदी अरब में थे, यूएई में रजिस्टर्ड थी, लेकिन पाकिस्तान में नहीं थी। तो सीओ ड्रैप ने उसको तकरीबन अब कुछ 40 के करीब कंपनियों को मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हजारों नीम हकीम जो हैं वो जाली तरह से जिनसी अद्वियात जो है सरेआम जो है बेच रहे हैं। अब क्या है कि सरेआम जो वो बेचते हैं, एक तो इलीगल है, उसकी सजा जो है 5 साल से लेके 5 करोड़ तक जो है उसकी जुर्माना है। अब क्या है, नीम हकीम जो है ना ओवरडोजिंग करते हैं। अच्छा, आप नीम हकीम की बात कर रहे हैं, जो नीम हकीम जो है कलौंजी से, काली मिर्च से, या जो भी अपने अज्जा रखते हैं उससे कोई कैप्सूल बनाते हैं, तो वो भी अप्रूव करवाना पड़ता है? जी, करवाना पड़ता है। और हर्बल, होम्योपैथिक अद्वियात, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये सारी ड्रग अथॉरिटी में रजिस्टर्ड होती हैं। उसका फॉर्म 6 होता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन और प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन अलग से होती है, फॉर्म 7। तो यहाँ पे 99.99% जो है यहाँ पे तो अनरजिस्टर्ड है, और उसका आवाम को पता नहीं है, और लूट मार, जेब पे डाका है, सेहत पे डाका है। अब पाकिस्तान जो है डायबिटीज में तो दूसरा बड़ा मुल्क पाकिस्तान बन गया है। अब गुर्दों के अमराज का भी पाकिस्तान जल्द जो है चंद सालों में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा। वजह क्या है कि हमारी इलीगल जो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हैं, रजिस्टर्ड नहीं है, और इलीगल एडवर्टाइजमेंट की वजह से जो इन्फ्लुएंसर्स और जो बेवकूफ डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, जो उनको पता भी शायद होता है या नहीं भी होता, तो कंपनियां जो है इलीगल प्रमोशन कर रही हैं, जो एलोपैथिक दवाइयां भी बेच रहे हैं, हर्बल भी इलीगल बेच रहे हैं। बहुत से डॉक्टर्स ने अपने अपने ब्रांड्स खोले हुए, और उनको भी रोज बैठ के जो है वो सोशल मीडिया पे बता रहे होते हैं कि हमारे ब्रांड से ये ले लें, हमारे ब्रांड से वो ले लें, दातन ले लें, दांत गोरा करने वाले मास्क ले लें, या मुंह पे लगाने वाली क्रीम्स जो हैं वो गोरा करने वाली ले लें, जिसमें आप कह रहे थे कि मकरी होता है। तो फिर उन डॉक्टर्स को क्यों नहीं पकड़ा जाता? वो तो डॉक्टर सरेआम बेच रहे हैं। देखिए, एक तो ड्रैप ने 2012 में जो एक्ट आया था मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स, अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि जो डॉक्टर्स हैं ना, इनको तो मैं समझता हूँ कि पैसे की खातिर जो है ना इतनी लूट मार नहीं करनी चाहिए। अब अनरजिस्टर्ड दवाइयाँ, अब ड्रैप इस पे एक्शन ले रहा है, उनके चेक कर रहा है, मैं समझता हूँ कि अच्छा इकदाम होगा, लेकिन माजी में ऐसा नहीं किया गया। अभी तक भी प्रैक्टिकली जो है ना परफॉर्मेंस सामने नहीं आई, ना सूबों की आई है ना वफाक की आई है। तो इस पे जो है होश के नाखून लेने पड़ेंगे। अवामी सेहत जो है इंतहाई रिस्क पे है, इंतहाई रिस्क पे है। उसकी वजह यह है कि इलीगल दवाइयाँ, अनरजिस्टर्ड दवाइयाँ, उसमें अब खास जिनसी अद्वियात में जो इलीगल होती है ना, उसमें ओवरडोजिंग होती है। बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर के मरीज इस वजह से फौत हो जाते हैं कि उनको पता नहीं होता बेचारों को। जब ओवरडोजिंग जो है
خاص طور پہ جو جنسی ادویات ہیں پاکستان میں جنسی ادویات کے طور پہ رجسٹرڈ ہوئی ہیں، لیکن وہ کوئی پلمونری انفیکشن کے لیے ہیں، کوئی ہارٹ میں اگر کوئی تکلیف ہے اس کے لیے ہے، دل میں سوراخ ہوتا ہے بچوں کا اس کے لیے سلینافیل سائٹریٹ، اچھا یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اب اس کا مس یوز ہوتا ہے، جو ایریکٹائل ڈسفنکشن یا اس طرح کی چیزیں اس کا سائیڈ افیکٹ ہے. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ کم از کم جو نیم حکیم خطرہ جان جو ہیں، لوہا پھاٹ جیسے لوگ جو ہیں وہ دناتے پھر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو ضرورت نہیں، یہ بالکل غلط ہے. کچھ ڈرگ انسپیکٹر نے میں اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ شہزاد حکیم لوہا پار کی بات کر رہے تھے، ان کی وہ بھی دوائیاں بناتے ہیں، وہ دوائیاں بناتے ہیں اور جنسی جو ہے نا دوائیاں اللیگل ہیں، اور کوئی بھی دوائی اگر ان کی تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے نا. اب جو دوائی رجسٹرڈ بھی ہے پاکستان ڈرگ اتھارٹی میں، ہربل یا نیوٹراسوٹیکل، وہ بھی کلیم نہیں کر سکتے کہ یہ فلاں علاج کے لیے ہے یا اس کے لیے. جنسی کوئی ادویات ہربل میں کوئی رجسٹرڈ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. اب خاص طور پہ جنسنگ ہے یا ٹریبلس ہے، ان پہ کچھ انڈیکیشنز ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی اب ڈریپ نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ علاج کے لیے نہیں ہوتی، لیکن اب اس کے اگینسٹ سارا کچھ عمل ہو رہا ہے. اب ہمیں جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور عوام کا صحت جو ہے سب سے اہم ہے. جیب پہ ڈھاکہ کے ساتھ ساتھ قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی وزیر صحت جو ہے اس پہ فوری طور پر توجہ دیں اور اس ایکشن کمیٹی. آپ نے کوئی لسٹ نہیں بنائی ہوئی کون کون سے جو لوگ ہیں وہ غلط قسم کی دوائیاں بیچ رہے ہیں؟ اب ہم چینل پہ اس میں ہزاروں لوگ ہیں، ڈیٹا مرتب کیا ہے میں نے 12 جو ہے ڈرگ اتھارٹی ہے، اور ہم نے کیس بھی کیے ہیں انلیگل ایڈورٹائزمنٹ کے، وہ ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں. بخاص طور پہ اس کے علاوہ ادویات کی جو قیمتیں ہیں وہ ان کنٹرول کر دی ہیں، اس پہ بھی ہم نے ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. جو خاص طور پہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ برانڈ نیم نہ لکھیں، وہ جنیرک لکھیں، اس کا بھی میں نے کیس کیا ہے. اور خاص طور پہ ادویات کی جو قیمتیں پبلش ہونی چاہیے اس پہ بھی بہت بہت شکریہ. فارماسسٹ نور محمد مہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آن لائن جو گیمکس کے اوپر بات کی ہے کہ جس طرح ادویات مل رہی ہیں تو لوگ خرید لیتے ہیں، پلیز اس کو چیک ضرور کریں کہ ادویات رجسٹرڈ ہیں نہیں رجسٹرڈ ہیں، اور اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں اور ہم کیوں کھا رہے ہیں. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اٹس این اویئرنیس سیگمنٹ، تو پلیز ڈو واچ اٹ. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. کوئٹہ کی طرف سے ایک پھر دل دہلانے والا واقعہ جو ہے سامنے آیا ہے اور پورے ملک کو جو ہے سوگوار کر دیا ہے کہ کوئٹہ کے علاقے وحدت کالونی میں ایک سرکاری ملازم نے مبینہ طور پر اپنی اہلیہ اور 4 کمسن بچوں کو قتل کر کے اپنے آپ کو بھی قتل کر دیا، اور زندگی کا خاتمہ تو کر لیا، لیکن اس کے بعد پورے علاقے میں پورے شہر میں جو ہے غم و غصے کی لہر بھی ہے، جبکہ پولیس نے تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا کہ ایسا واقعہ کیوں پیش آیا. یہ بتایا جا رہا ہے ابتدائی تحقیقات کے مطابق کہ شخص کا نام آصف خان تھا اور سرکاری ملازم تھا. میڈیا رپورٹس کے مطابق اس نے واقعے سے قبل ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا تھا، اور جس میں مبینہ طور پر اپنے پڑوسیوں پر ذہنی دباؤ اور ہراسمنٹ پر جو ہے اس نے سرکاری رہائش خالی کرانے کے لیے دباؤ ڈالنے کے الزامات عائد کیے تھے. اس نے کہا تھا کہ اس کو بہت زیادہ جو ہراس کیا جا رہا ہے، بار بار اس سے جو سرکاری اس کی جو ریزیڈنس ہے اس کو خالی کرانے کے لیے دھمکایا جا رہا ہے، تو وہ زندگی سے تنگ آ گیا ہے. اور پولیس کا کہنا ہے کہ ویڈیو میں نامزد جو لوگ تھے ان کو حراست میں لے لیا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ تفتیش کا جو عمل ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے. اور لیکن اس پہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے بھی نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ شفاف اور غیر جانبدار تحقیق جو ہے وہ بالکل کی جائے گی. تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ معاشرے میں نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ کتنے بڑھ گئے ہوئے ہیں اور ہم کیوں نہیں اس کو سنجیدہ لے رہے اور یہ کیا ہو رہا ہے. تو محمد حنیف بازائی جو ہے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہے نا محمد حنیف، یہ واقعہ کب کیسے کہاں پیش آیا اور کیا آپ کے پاس جو ہے اپڈیٹس ہیں؟ یہ گزشتہ روز کوئٹہ کے علاقے وحدت کالونی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. دن 12 بجے کے بعد جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے. آصف نامی شخص نے جو ہے وہ اپنے بچوں اور اہلیہ کو جو ہے وہ قتل کیا، فائرنگ کر کے قتل کیا. اس کے بعد خود کو بھی جو ہے وہ گولی مار دی، جبکہ بچے اور اہلیہ جو ہے وہ جائے وقوع پر ہی جو ہے وہ جان سے دو بیٹھے، جبکہ اس کو شدید زخمی حالت میں جو ہے وہ اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں پر وہ زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے وہ چل بسے. واقعہ فائرنگ سے پہلے اس نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا تھا جس میں ان کا
वजीर आला, वजीर आजम और सदर मुमलिकत से जो है उन्होंने अपील की है कि सरकारी महकमों में जो है दहशतगर्दों से ज्यादा खतरनाक लोग जो है वो बैठे हुए। वीडियो पैगाम में उसका कहना था कि एक आफ्ताब जबल नामी शख्स जो है वो इसको ज्यादा तंग कर रहे हैं, जो है वो ऑफिस में के बजाय उसके घर में जो है वो काम कर रहा है, उसे ज़हनी टॉर्चर दे रहा है, कई मरतबा घर खाली करने की धमकी भी दी है और घर के सामने आके घर के सामने गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, कभी पत्थर फेंकते हैं, कभी क्या फेंकते हैं, जिसकी वजह से वो तंग आ गया है। कई मरतबा उसने जो है वीडियो पैगाम भी जारी किए थे। जो है वो पर सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ थे, उनसे हमने बात की। उसने कहा कि हफ्ते के रोज ही ये मेरे साथ राब्ते में था, उसने फोन कॉल के वीडियो शेयर किए हैं, मैंने आला हुकाम तक इनके पैगाम पहुंचाए मगर वो एक्शन नहीं लिया। अफसोस की बात यह है कि बलूचिस्तान में एक्शन तब लिया जाता है जब कोई वाकया जो है वो रनमा हो जाता है। जैसे गुज़िश्ता रोज ये वाकया रनमा हुआ, उसके बाद वजीर आला ने भी नोटिस लिया, वजीर दाखिला ने भी नोटिस लिया है। मोहम्मद हनीफ भी तंग क्यों कर रहे थे उसको, क्या वजह थी, क्यों उसको हरासा कर रहे थे बंदे को? वीडियो पैगाम ने तो इसमें ये बताया कि उसको घर खाली कराने के लिए जो है वो तंग किया जा रहा है। असल मुहरिकात का जो है अब तक पता नहीं चल सका। पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है, FIR भी जो है वो दर्ज हो गई है। आसिफ नामी शख्स का कहना था कि अब जो है वो उनके बच्चों को भी धमकी दे रहे हैं। इसकी जो बड़ी बेटी है उसका नाम भी लिया है कि हम इसको जो है तंग करेंगे, जिसकी वजह से उसने वीडियो पैगाम में कहा कि मैं अपने बच्चों पर जो है कोई आंच आने नहीं दूंगा, उनके आने से पहले मैं इनको जो है वो खत्म करूंगा। मैं उनको किसी सूरत जो है ये आफ्ताब जबल नामी जो शख्स है और इसके साथ उनके एरिया भी है, मसूद मेंगल है और इकबाल जो डायरेक्टर स्मॉल इंडस्ट्रीज है, इन चारों का नाम जो है उसने वीडियो पैगाम में लिया है। कई बार जो है उसने कहा कि रास्ते में हमें रोक लेते थे। एक बार तो उसने बच्चों के सामने मुझे थप्पड़ भी मारा। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरे बच्चों के सामने इन्होंने जो है मुझे थप्पड़ मारा, मेरे बच्चों के सामने जो मेरा रिस्पेक्ट था वो खत्म हो गया। अब वो क्या सोचेंगे कि वालिद जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उनका कहना था कि कई मरतबा वो मेरे घर भी आए हैं, जिसकी वजह से वो जो है ज़हनी टेंशन में आया था। इतना बड़ा कदम जो है वो उसने उठा लिया है। तो मुझे बताइए कि ये सरकारी मुलाजिम थे आसिफ? आसिफ जो है वो सरकारी मुलाजिम था स्मॉल इंडस्ट्रीज में। जो आफ्ताब जबल है वो अंडर सेक्रेटरी है, उसके साथ ये काम कर रहा था। आसिफ का कहना था वीडियो पैगाम में कि ये ऑफिस के बजाय जो आफ्ताब जबल नामी शख्स है उसके घर में जो है वो ज्यादा काम करता था, उसे टॉर्चर करता था। उसके लिए भी जो है उसने वीडियो पैगाम में इल्जाम आयद किया कि उसके लिए भी जो है मुझे तंग कर रही थी, जिसकी वजह से वो टेंशन में आया और इसने इतना बड़ा कदम जो है वो उठा लिया। 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां हैं और एक बेटा जो है। वो सरकारी मुलाजिम आसिफ था जो कि दफ्तर में काम करने की बजाय उस शख्स के घर में जाके काम करता था और उसकी बीवी का भी काम करता था। क्या यही बात है? जी, वीडियो पैगाम में आसिफ ने यही कहा था कि मैं जो ऑफिस स्टाफ है वो मुझे नहीं जानते, क्योंकि मैं ऑफिस के बजाय उनके घर में काम करता था, उनके पर्सनल काम जो है वो करता था। उसने इल्जाम आयद किया कि अंडर सेक्रेटरी जो है आफ्ताब जबल वो जो है ब्लैक में काम भी करता था, कारोबार भी जो है ऑफिस टाइम के बजाय वो कारोबार भी करता था। वो कारोबार भी जो है मुझसे हैंडल करवा रहा था। अब जो है टेंशन बहुत बढ़ गया था, बर्दाश्त मुझ में अब नहीं है। उसने वजीर आला से भी कई बार जो है वो अपील की, वीडियो पैगाम जारी किया। वजीर आला साहब ने जो है उस टाइम एक्शन नहीं लिया, एक्शन जो है वो अब ले लिया है। वहाँ पे मौलादारों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि आसिफ जो था वो इंतहाई संजीदा इंसान था, वो मिलन निसार इंसान था, वो बच्चों से बहुत प्यार करता था। हमें समझ नहीं आ रहा है कि उसने जो है बच्चों को कत्ल क्यों किया। उनका कहना था कि 10 रोज कबल, इस वाकये से 10 रोज कबल उसने अपने बेटे के लिए जो है वो एक इलेक्ट्रिक बाइक भी खरीदा है, मगर 10 रोज बाद उसने जो है इतना बड़ा स्टेप उठाया है, बच्चों को जो है वो मारा है। उसके भतीजे से भी हमारी बात हुई, उनका कहना था कि मुझे सुबह ही फोन किया कल कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, आप आ जाइए। आज मेरे लिए जो है मैं इंतहाई खतरनाक कदम जो है वो उठाने जा रहा हूँ। बोलता है मैंने उसी टाइम फोन पे उससे बात की तो उसने फोन काट लिया। हम घर पे आए, दरवाजा खटखटाया, काफी देर तक हम खड़े थे तो वो दरवाजा जो है वो नहीं खोल रहे थे। बाद में जो है फायरिंग की 2 आवाजें आए तो हमने पुलिस को तलब किया। पुलिस ने जो दरवाजा तोड़ा था, अंदर गए तो इसने खुद को भी गोली मारी थी, जबकि बच्चों को पहले ही वो जो है वो मार चुके थे। जी। अच्छा, मुझे बताइएगा वज़ीर आला बलूचिस्तान ने तहकीकात के लिए क्या हिदायत जारी की है, क्योंकि ये दूसरा वाक़या
2-3 दिनों में रोनुमा हुआ है। पहला वाक़या आपको पता है डॉक्टर महानूर नासिर का वाक़या जो रोनुमा हुआ, उसके बाद एक ऐसा वाक़या जिसमें एक शख्स ने अपने बच्चों समेत ख़ुदकुशी कर ली और वीडियो पैगाम भी कितने अरसे से जारी किए मगर कोई भी सोल्यूशन ही निकला। वज़ीर आला ने एक्शन ले लिया, नोटिस ले लिया, उन्होंने जो है तहकीकात का हुक्म दे दिया कि गैर जानिबदार तहकीकात जो है वो की जाए है। जिस इस वाक़े के साथ जो भी मुलविस है उनको जो है केफर किरदार तक पहुँचाएंगे। माविन खसूसी वज़ीर आला शाहिद रिंद ने जो है वो बयान जारी किया कि जो मुतल्लिका अफसरान ने उनको गिरफ्तार कर लिया। 2 अफसरान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें एक आफ्ताब जबल नामी शख्स भी जो है वो शामिल है, जबकि दूसरे का अब तक जो है वो नाम सामने नहीं आ सका कि वो कौन गिरफ्तार है। वाक़ये का मुकदमा भी दर्ज हो गया है। मुतवफ़ी के भाई ज़रीफ खान के मुद्दत में जो है वो FIR भी दर्ज होगी, जिसमें कत्ल समेत दीगर दफा जो है वो शामिल किए हैं। पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है। गुज़िश्ता रोज जाए वक़ुआ से उन्होंने शवाहिद भी इकट्ठे किए। अब तक जो है वो तहकीकात जारी है। ऐसा कोई शवाहिद हमारे सामने नहीं है कि इसने जो है वो इतना बड़ा स्टेप उठाया किस लिए है। अब जो है वो जो गिरफ्तार अफसरान हैं उनको आज अदालत में पेश किया जाएगा उनके रिमांड के हवाले से। तो अब तक वज़ीर आला ने सख्त अहकाम जारी किए हैं कि इन जो है गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। और साथ ही में जो वज़ीर दाखिला में कितना वक्त लग सकता है मोहम्मद हनीफ? ये बताना कबल अज वक्त होगा कि कितना वक्त लग सकता है। ये पुलिस का प्रोसेस है, कभी लंबा भी हो जाता है। अभी वज़ीर आला का नोटिस लिया हुआ है। शायद वज़ीर दाखिला ने जो है 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे के अंदर जो है वो रिपोर्ट पेश की जाए। IG पुलिस को भी उसने हुक्म जारी किया और साथ ही में जो कमिश्नर क्वेटा डिवीजन है उसको भी जो है हुक्म जारी किया कि 24 घंटों के अंदर जो है वो रिपोर्ट पेश की जाए। अब तक जो है वो रिपोर्ट तो पेश नहीं हुई है। अब देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या वजह जो है वो सामने आ सकती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आसिफ नामी शख्स जिसने खुदकुशी की है, क्या वो ज़हनी तनाव का शिकार था, प्रेशराइज था, जिसने इतना बड़ा कदम उठाया, तो कंप्लेंट्स भी की, वीडियोस भी बनाई, तब क्यों नहीं कोई अमल दरामद किया गया? क्यों नहीं कोई शख्स सामने आया? जब सब कुछ हो गया है तब अब जो है हुकूमत भी वो हुकूमत ने अल्टीमेटम दे दिया हुआ है, अब गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। वीडियो में ऐसा लग रहा है कि वो ज़हनी टेंशन का शिकार है, क्योंकि 14 मिनट की वीडियो उसने बनाई है। उसमें ऐसे मनाजिर भी है कि इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है। वो बच्चों के हवाले से बता रहा होता है कि मैंने बच्चों को बहुत नाज नखरों से पाला है, अब मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इनको मारे बगैर जो है वो चला जाऊँ, क्योंकि वो जो सरकारी अफसरान है वो इंतहाई उनको टार्चर दे रहे थे, जिसकी वजह से जो है वो ज़हनी तनाव का शिकार था। वहाँ पे मौलदार से हमारी बात हुई। एक मौलदार ने बताया कि ये ज़हनी बीमार हमें लग रहा था, इससे पहले भी इसने भी कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए थे, मगर मुकम्मल जो है वो तहकीकात नहीं हो सके। कुछ मौलदार जो है वो कह रहे थे कि ये ज़हनी टेंशन का शिकार था, कुछ कह रहे थे कि नहीं ये बहुत ज़बरदस्त इंसान था। अब जो है बताना कबल अज वक्त होगा कि ये ज़हनी टॉर्चर का शिकार था या नहीं। पुलिस के तहकीकात के बाद जो है वो सामने आएगा। वज़ीर आला के हवाले से तो जो सोशल एक्टिविस्ट था उसने कहा कि मैंने मुतल्लिका हुकाम तक बारहा इनका पैगाम जो है वो पहुंचाया है, वो एक्शन नहीं ले रहे थे। अफसोस की बात यह है कि वो इस दुनिया से चले गए। 6 जाने जो है वो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद CM साहब ने भी नोटिस ले लिया और वजीर दाखिला ने जो है वो उसने भी बहुत इम्पोर्टेंट बात की इधर मोहम्मद हनीफ बाज़ई के एक्शन तभी लिया जाता है जब नाखुशगवार वाक़या सामने आता है, कोई वीडियो सामने आती है या कोई CCTV फुटेज सामने आती है, तभी एक्शन लिया जाता है, वरना सब लोग जो हैं वो सो रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो व्यूज़, एक और नाखुशगवार वाक़या बलूचिस्तान से आपने देखा सामने आया है, बलूचिस्तान के शहर कोयटा से, जहां एक शख्स ने अपने बच्चों समेत अपनी अहलिया समेत ख़ुद को ख़त्म कर लिया और वजह जो है कोई इतनी बड़ी नहीं थी कि कोई एक आधा कोई उनका सीनियर जो है या उनका जो कहते ना कि आला ओहदेदारान जो थे उसी ऑफिस में उनको हरास कर रहे थे, तंग कर रहे थे। तो इतनी सी वजह जो है, इतना बड़ा जो है मतलब कि इतना बड़ा जो मसला सामने आया है, तो छोटी सी वजह होती है लेकिन मेंटल टॉर्चर और ज़हनी स्ट्रेस जो है, हम लोग इतना ज़्यादा इस चीज़ को हमने हावी कर लिया हुआ है कि समटाइम डिप्रेशन जो है वो कुछ सोचे समझे बगैर ही बड़ा कदम उठाने पे आपको जो है मजबूर कर देता है। तो इस पर भी बिल्कुल हमें अपना देखना चाहिए, इन रवैयों के बारे में सोचना भी चाहिए। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक व्यूअर्स आपने देखा है कि रोज एक आधी वीडियो अपलोड होती है और इसके साथ साथ आप सोशल मीडिया पे जब हम देखते हैं तो हजारों इन्फ्लुएंसर्स, हजारों टिकटॉकर्स कोई ना कोई मजेदार किस्म की वीडियोस अपलोड करते हैं, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो कि दिमाग में रह जाती हैं, जिनको दिल चाहता है बार बार सुने और आप शेयर करें, आप अगले को भी सुनाएं। और खास तौर पे वो वीडियो जो रिश्तेदारों के इर्द गिर्द बनी होती है, जिसमें फुप्पी है, बाजी है, भाभियां हैं और सास है और बड़ी बाजी, छोटी बाजी, बड़ी फुप्पी, छोटी फुप्पी और इसके साथ साथ लड़ाकी बीवी, देसी बीवी, घरेलू बीवी। तो ये तमाम वीडियोस जो है ना, हमारा दिल चाहता है बार बार इसको देखते रहें और खासतौर पर अगर एक्सेंट हो पंजाबी तो कहते हैं कि दिन यू मेड माई डे, ऐसा लगता है कि वाकई आज हमारा दिन खुश हो गया। तो मैं आपको आज मिलवाने चाह रही हूँ एक ऐसी ही प्यारी फुप्पो से जो कि हर वक्त फुप्पो बनी रहती हैं और चाहती हैं कि उनके इर्द गिर्द जितने भी फुप्पियाँ हैं और वो किरदार जो है वो बिल्कुल फप्पे कुटनी का अदा करें। लेकिन आपको पता है कि फुप्पों को हमेशा से ही बदनामे ज़माना समझा जाता है, अच्छी भी हों, इतनी अच्छी भी हो, लेकिन हमेशा कहते हैं कि तो है ही फुप्पी पे गई, ये तो है ही ऐसी। मैं भी फुप्पो इसलिए मैं अपने आप बारे में बता रही हूँ। तो हम आपको मिलवा रहे हैं लाइफ विद ज़ैन, लाइवली जट्टी, लाइवली ज़ैनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको तो वैसे इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लोग तो आपको ऑलरेडी बहुत जानते हैं, आपकी वीडियोस तो इस वक्त लाखों में जा रही हैं। हाँ जी माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा वैसे आप बड़ी संजीदा लगती हैं, लेकिन वीडियोस में आपकी एक्टिंग इतनी ज्यादा जबरदस्त है ना कि एक्टिंग का शौक था? बहुत शौक था एक्टिंग का और छोटे होते से ही एक्टिंग का शौक था। हाँ। वो पहले किसी ने मुझसे पूछा कि आप इसके लिए कोई स्क्रिप्ट तैयार करती हैं कुछ। अब कैमरा बस मोबाइल खोलती हूँ तो फिर समझ नहीं आती, ऐसे लगता है जैसे वो मेरी एक इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ जी, बस मुझे एक टॉपिक चाहिए होता है कि इस पे मैंने बोलना है, वो क्या बोलना है, लफ्ज इकट्ठे करूँ लिखूँ, वो नहीं। अच्छा वो कैसे आते हैं, आमद होती है? बस खुद ब खुद सारे वो, क्योंकि पंजाबी बेसिकली हम पीछे से ज़बान है बिल्कुल। हाँ जी, और पंजाबी बोलने का बड़ा शौक है, तो वो पंजाबी में फिर वो खुद ब खुद। और एक तो हमारा बचपन मेरा जो गाँव में गुजरा है, तो इर्द गिर्द फूफियां, मासियां, चाचियां सारी लड़ाकी देखी वो चीजें फिर दिमाग में आ जाती हैं। अब तो बहुत चेंज हो गई हैं चीजें, लेकिन मैं फिर भी आपके प्रोग्राम के थ्रू भी ये कहूँगी, ये सिर्फ फनी मेरा कंटेंट होता है, इसको सीरियस। कुछ लोग मुझे कॉमेंट्स भी करते हैं कि आप तो दूसरी फूफियों को बदनाम कर रही हैं, ये मैं खुद भी एक फूफू हूँ और ये फूफियां तो हमेशा से बदनाम है, बस लोगों ने किया, वरना खून का रिश्ता है फूफी जो है ना, इनके साथ मतलब आपके बाप की बहन होती है, खून। खालाएं हमेशा से अच्छी हैं। हाँ खालाएं, वो माँ ने बनाया होता है ना, हमारी माँ ने। जो माँ होती है वो कहती है कि बस जो नानके हैं, जो खाला है, मामू है। अच्छा आपकी एक वीडियो थी जिसमें आप बता रही हैं, एक अपनी भतीजे से पूछी कि तुम्हारी माँ ने जो गोश्त का शॉपर भेजा है, वो भी कल परसों बनाई है, बड़ी तक मुझे स्मेल आ रही है। उसमें बताया असल हुआ था? नहीं, वो उसमें मैंने बताया कि फूफियां जो बहुत ज्यादा चढ़ाई करती है ना कि आपके घर से इतनी कम बोटियां आई हैं, ये वाला गोश्त है। हाँ। वो भतीजे ने आगे चलाकी की कि वही वाला गोश्त जो है ना वो शॉपर चेंज करके भेज दिया, रान नहीं भेजी। हाँ तो वो फूफी ने बस जान की लड़ाई लेनी थी, तो उन्होंने कहा वो तो खराब गोश्त है, तो उन्होंने कहा वो तो मुझे वाला तो दिखाएं। मैं चाहती हूँ कि आप लाइव करके दिखाएं, लाइव आप कैसे करती हैं, ये भी तो बड़ी बात है ना। अच्छा लाइव में कौन सा है ज्यादा? वो गोश्त के शॉपर वाला, गोश्त के शॉपर वाला तो यही था ना कि जैसे वो कहती है, फोन करती है अपने भतीजे को, है वे आज जरा गोश्त को लिया ये तो मैं छापर खोलिया ते बोए मेरे सिर में चढ़ गई है, खराब गोश्त तेरी मां ने तेन पा के दिता सी ना, है ना, कि फुफी ने दे आ। वो बेचारा डरता नहीं, फुफू तो छापर? अच्छा मेरा छापर सी? नहीं मेरे वाला तो गोश्त माशाल्लाह सब तो पहले तो लिया, वो तो मेरे को साफ सुथरा सी, बहाने मां तरह ना मार। तो वो बस ये एक अमेजिंग। अच्छा ये आपने खुद क्रिएट किया था? खुद ही उसी टाइम, बस मुझे लगा कि ये अभी ईद आ रही है, गुजरी है। हाँ जी, तो कुछ इस पे भी फूफो को मसाला लगना चाहिए। अच्छा वो जो आपकी वीडियोस हैं जिसमें आपने लड़ाकी बीवी और देसी बीवी का किरदार अदा किया है, वो लड़ाकी बीवी आप कैसे बनी? आप असल में लड़ाकी बीवी है कि देसी बीवी है? नहीं मैं ना देसी हूँ ना लड़ाकी हूँ, मैं तो बड़ी डरपोक सी बीवी हूँ। लेकिन वो देख के बड़े लोगों ने कहा कि पता नहीं इस बंदे बेचारे का क्या। मैंने कहा अब उनसे पूछने कि लोगों ने ये तक कहा कि जीना हराम इसने अपने शौहर का किया हुआ है, नीचे कमेंट में पड़ी थी। हाँ जी, तो वो ये था, ये वीडियो जो मेरी 11 मिलियन पे गई है, उस दिन ये 2-3 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड की। तो मैं लेटी हुई थी, मेरी तबीयत खराब थी, मेरे बच्चे मुझे कहते हैं अम्मा आपने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा मुझे टॉपिक नहीं मिल रहा, अम्मा कुछ भी बना दें। तो वो कंबल मैंने लिया और लेटे लेटे मैंने ऐसे सारा लपेट लिया और
वो वीडियो, और मुझे पता ही नहीं कि वो वीडियो इतनी माशाल्लाह जाएगी। वो बस मूड भी नहीं था कोई वीडियो बनाने का, कुछ भी नहीं, तो खुद ही ज़हन में जो देसी बीवी पे बना लेती हूँ। कैसे बनाई? बीमार है। क्या बनी? वो ये था कि मैं बीमार बन गई हूँ और खाने के लिए घर में कुछ नहीं, मैंने बनाया ही नहीं खाना, तो बहाना, जैसे देसी बीवी कहती है। तो अपने बच्चे जो है ना उनके वो खाना मांग रहे हैं अपनी माँ से, तो वो कहती है कि ले आओ प्यो नु करो फोन, कोई डिस्प्रिन दा पैराडोल दा गोला ले आके मारे मेरे सिर दे विच, कोई दवाई लिया दे, मैनू किन्ने पुछड़ा इत्थे, तुहानू बस रोटी ना ले, अज प्यो नु आख लो लिया दे उत्थों कोई रोटी तुहानू लिया दे पक्की पकाई, कि मैं इस हालत च चुल्हे के सड़ना है, मैनू इत्थे कोई पूछण वाला नहीं। तो वो 1.5 मिनट की वीडियो थी, लेकिन यकीन करें मैंने नहीं देखा कि वो इतनी, सोचा था कि इतनी वायरल। जब आपने देखा सुबह उठ के उसके बाद क्या हुआ? मैं इतनी हैरान, और मैंने सबको फोन, अपनी सिस्टर को, अपनी अम्मी को आके दिखाई। तो अच्छा, क्या रिएक्शन आता है बहनों का, अम्मी का, कि यार तुम क्या करती रहती हो, कैसे एक्टिंग करती रहती हो? होता है ना, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं वो कह रहे होते क्या कर रही हो तुम, कैसे तुम ड्रामे कर लेती हो? अच्छा, ये जो टिकटॉक अकाउंट है ना, मैंने मेरी अम्मी की ज़िंदगी में बनाया था। वो बीमार थोड़ी हुई थी, तो हमने वैसे मैंने बना लिया। मैं उनके पास चलेगी ना उनको देखने के लिए, तो मैंने उनको वीडियोस दिखानी करनी, तो उन्होंने कहना तू कितों सीख लेनी इनियां बोलियां, किते तू तुर गई है, कितों सीखी है इन्नी गल। तो उनकी बीमारी के दौरान ही मेरी वीडियो वायरल हुई थी, ये वाली। अच्छा। जो देसी बीवी वाली, अभी 8-10 माह पहले उनकी डेथ हो गई है। अच्छा, लेकिन मेरी वीडियोस वो देखती थी और बड़ा वो खुश होती थी। तो मुझे एक दफ़ा उन्होंने, ये भी मुझे याद है कि उनकी बीमारी के डेज में उन्होंने कहा कि ये पता नहीं मैं वेखना है कि नहीं वेखना, लेकिन तू बड़ी अगे जाना है। माँ है ना, माँ को अपने हर बच्चे की जो भी कहते हैं ना कि स्किल होता है उसका पता होता है उसके बारे में। हाँ जी। तो बस ये कभी कभी होता है कि वो ये चीज़ें देखती, अभी मैं जैसे, लेकिन शुक्र अल्लाह का, सिस्टर है मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, मेरे बहनोई है, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, तो सब जो है ना सपोर्ट बहुत करते हैं, खुश होते हैं सब। बल्कि इतनी आप लाइवली हैं, ज़हनी, और कहते हैं ना कि हर एक कैरेक्टर के पीछे एक एहसास, एक स्टोरी होती है, एक एहसास शख्स बैठा होता है, स्टोरी होती है। और कभी भी किसी को आप हंसते हुए देख के या ऐसे वीडियोस से देख के जज ना कर लिया करें, पता नहीं क्या कहानी है उसके पीछे और क्या चीज़ें चल रही हैं, ये वही बंदा जान सकता है। नहीं भाई, आप जो भी कहानी है, लेकिन हैट्स ऑफ टू यू। 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, आपके बड़े बड़े बच्चे हैं, और उनके साथ जो है आप ये कर रही हो, और एक दिन वाकई यू नेवर नो कि आप किसी प्ले में हमें नजर आ रही, किसी ड्रामे में आप हमें नजर आ रही हो। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। बस अच्छा, टिकटॉक के फैंस का कितना प्यार मिलता है आपको? बहुत ज़्यादा, बहुत ज्यादा। क्या आपसे डिमांड कर रहे होते हैं? कभी कहते हैं कि इस पे बनाओ, इस पे बनाओ, इस पे बनाओ? हाँ जी, मुझे मैसेजेस आते हैं, अक्सर बहुएं मुझे इतने मैसेजेस करती हैं कि हम बड़ी डिप्रेशन में थी, हमारे घर में ये मसला था, हम तो किचन में जाते थे तो रो रो के काम, अब हम अपना मोबाइल रख लेते हैं, आपकी वीडियो लगा लेते हैं और बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है। ये मैं हैरान हुई कि इस तरह की ज्यादातर, यकीन करें, ऐसे मैसेज आते हैं, भाभियों के मैसेज आते हैं कि आपकी जो वीडियो मैंने स्टेटस पे लगाई मुझे सुकून मिल गया, मैंने फलां को सेंड किया, मुझे ठंड ही पड़ गई। वो कहता है मार दो, अगली वीडियो मार दो। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप खुद नहीं कह सकते, तो वो लोग शायद मेरी वीडियो को उसी लिए इस्तेमाल करते हैं कि चलो अपनी फुफियों को कोई पैगाम भेजना है, वो आपकी वीडियो डाउनलोड करके वहां शेयर कर दे। हाँ जी, स्टार्ट में मेरी सास पे बड़ी वीडियोस वायरल हुई, तो वो मुझे बड़े मैसेजेस आ रहा करने के, हम तो अब इजी होकर घर का काम करते हैं कि कोई जो मर्जी कहता रहे, आपकी वीडियो ऊंची आवाज में लगा लेते हैं, तो अच्छा भी लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, तो इतनी फॉलोइंग जो बढ़ती है, तो इससे आपको क्या फायदा होता है? क्योंकि ऑफ कोर्स टिकटॉक है तो आप तो सिर्फ वीडियोस बनाती हैं, लेकिन इससे कोई आपको बाकी फाइनेंशियली तौर पे कोई फायदा हुआ है? ये यूके अकाउंट जो टिकटॉक है वो आपको अर्निंग देता है, लेकिन आपकी मेहनत पे है कि जितनी ज्यादा वीडियोस, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे, कंटेंट कितना बनाएंगी। हाँ जी, कंटेंट कितना बनाएंगी। और उसके अलावा ये कि प्रमोशंस, आपको जब आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो प्रमोशंस भी आती हैं। प्रमोशंस करती हैं? हाँ जी, करती हूँ। करती हैं। तो प्रमोशंस में कौन कौन सी चीजें सामने आती, कौन कौन से कोई ब्रांड्स आते हैं, या आपकी, क्योंकि आपका एक ही आपका जॉनरा बहुत डिफरेंट है, आपकी बड़ी कल्चरल पंजाबी है। हाँ जी, उसके बाद थोड़े पर, इसलिए मेरा पहले नाम था लाइफ विद जट्टी। लाइफ विद जट्टी। जट्टी तो जट्टी कौन थी? जट्टी मेरी मदर को लोग जट्टी कहते थे। अच्छा। मोहल्ले में जानने वाले सब लोग उनको ना जट्टी कहते थे। अच्छा। तो बेसिकली हम लोग जट फैमिली से हैं, तो इसलिए मैंने फिर उस से ये नाम अपना रखा। लेकिन फिर जब ब्रांड्स ने मतलब राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा नाम चेंज करें, फिर मैंने अपना जो ओरिजिनल नेम था, मेरा नाम जैन है, फिर मैंने लाइफ विद जैनी रखा। तो ये कि कुछ चीज़ें आपको वैसे पीआर के तौर पे आती हैं कि कुछ किचन की चीज़ें हो गई, कपड़े हो गए, कुछ भी कि इसकी खाली वीडियोस बनानी है, कुछ आपको बाकायदा। तो ये प्रमोशंस अच्छी, शुक्र अल्लाह का, सही है।
اچھا تو آپ کے ہسبینڈ کتنا سپورٹیو ہے اس حوالے سے؟ وہ ویسے کیمرہ شائع ہے، جیسے میں نے یوٹیوب اکاؤنٹ بنایا ہے تو میں ان کو کہتی ہوں میں فیملی بلاگنگ کروں، سب کو بچوں کو بھی لے کے آؤں، تو وہ نہیں کیمرہ کے سامنے بولتے ہیں، لیکن سپورٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. اچھا فیملی ولاگنگ کے حق میں نہیں ہے، نہیں ویسے وہ کہتے ہیں اپنی ویڈیوز بناؤ، کرو بچوں کو بھی لاؤ، مجھے بیٹھے کو لے آؤ، مجھے بولنے کا نہ کہنا. اچھا کیمرہ شائع ہے. بالکل زینی، ہم آپ سے تھوڑی دیر تک بات کرتے ہیں کیونکہ ہم نے چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں، آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے کہتے ہیں نا کہ ہاٹ گاسپ، تو اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ویورز لائف ود زینی. آپ نے دیکھا ہے کانٹینٹ کریشن ان کی کتنی زبردست ہے، ان کی ویڈیوز جو ہیں میں اسکرول کر رہی تھی تو ایک زبردست قسم کی ویڈیو میرے سامنے آئی ہے اور میں بار بار ایک ویڈیو کا تذکرہ بھی کر رہی ہوں. آپ نے اگر سرجری کرائی ہے تو کیسے کرائی ہے، یا آپ نے اگر اپنے کسی خاندان کے کسی بھی شخص کے اوپر کوئی کامنٹ کرنا ہے تو کتنے مزاحیہ انداز میں کہنا ہے. اچھا زینی مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ ڈائریکٹ ہٹ کبھی نہیں کرتی ہیں، میں نے آپ کی ویڈیوز میں دیکھنا ہے، آپ نے بڑے مزاحیہ انداز میں اگلے کو میسج دے دیتی ہیں. ہاں جی، اور کسی پہ غصہ بھی آیا ہے نا مجھے فیملی میں خاص طور پہ، تو میں نے اپنی سسٹر کو ایک دن کہتی میں نے کہا تم جا کے لڑائی کرو، میں نے تو بیٹھ کے بس ویڈیو بنا دینی ہوتی ہے. اچھا ویڈیو بنا دیتی ہو اور ان کو پتہ لگ جاتا ہے؟ پتہ لگ جاتا ہے، فیملی میں چیزیں ہو جاتی ہیں نا، تو لیکن فن میں ہی. تو ابھی تک لوگ اتنا کوئی سامنے آ کے تو کسی نے نہیں بھی اعتراض کیا، لیکن میں سنتی ہوں. لوگ باتیں کرتے ہیں؟ ہاں لوگ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا جس نے کہنا سامنے آ کے کہہ لے، پیچھے سے کہتا ہے. ہاں جی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بہن کتنا سپورٹ کرتی ہیں اس چیز کو؟ بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ امی کے بعد اگر بہن نہ سپورٹ کرتی یا تھوڑا بہت بھی نہ ساتھ دیتی نا تو میں شاید ادھر نہیں ہوتی. وہ سارا دن میں اگر جیسے ادھر آ رہی ہوں نا کہیں بھی جاؤں، میں سارا دن فون پہ یہی ڈسکس کیا پہننا ہے، کیا کرنا ہے، کون سا کنٹینٹ بناؤں، کیا بولوں، کہاں جاؤں، مطلب کیا ہر چیز ٹوٹلی. تو بھانجی میری ماشاءاللہ، میرے بچے اپنے خالہ سے بڑے اٹیچ ہیں. تو اب امی کے بعد میں وہ کہتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی رشتہ انسان کے پاس ہونا چاہیے. ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کے لیے بڑی زیادہ ضروری ہو گئی ہیں. اب امی کی بھی باتیں آپس میں ایک دوسرے کے پاس رہنے بھی آ جاتی ہیں، باہر کھانا کھانے چلے جاتے ہیں، ورنہ شاید یہ چیز بڑی زیادہ فیل ہونی تھی. آپ کا کانٹینٹ جو ہے آپ کے پورے گھر کو سپورٹ کر رہا ہے. ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کتنے آپ تو جو خواتین آپ کو دیکھ لیں آپ تو ان کے لیے رول ماڈل ہیں، کیونکہ آپ اپنے بچوں کو سپورٹ کر رہی ہیں، اپنے ہسبینڈ کی بیماری کو سپورٹ کر رہی ہیں، خود اتنی اسٹرانگ امپاورڈ خاتون ہیں، اور اس کے بعد آپ کے اندر ہیومر اور سیٹائر کا لیول ہے اس سے کوئی اٹس میچ لیس، کیونکہ یہ نارملی فلبدی ہوتا ہے، یہ سیکھا نہیں جاتا. تو اس چیز کو کبھی آپ نے سوچا کہ آپ پروفیشنلی آگے لے کے جائیں؟ یہ جو ٹک ٹاکنگ تھی اس کو آپ کبھی آپ بڑی اسکرین پہ آئے نظر؟ ہاں جی میرا بہت مجھے شوق بھی ہے ایکٹنگ کا. اور کس کی ایکٹنگ پسند کرتی ہیں پاکستانی انڈسٹری میں، ڈرامہ انڈسٹری میں؟ بشرا انصاری کی. میں بڑی مجھے میں کہنے لگی تھی جس طرح وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ امیٹیٹ بہت اچھا کرتی ہیں، مجھے بڑی بہت پسند ہے. میرا بڑا مطلب ان کی طرح میں نے چیزیں ایک دم میں نے بلکہ ان کی تھوڑی ویڈیوز بھی بنائی لیکن نہیں. ہاں جی لیکن میں نے کہا نہیں وہ بڑی سینئر ہے، پیروڈی کر کے تو دکھائیں. نہیں ان کی نہیں میں کروں گی، ویسے میں نہیں میں بھی آپ کو دیکھ رہی ہوں تو اس میں کون سی بات کر لیتی ہوں. ویسے مجھے بڑی وہ میں پسند، بڑی فین ہوں. لیکن obviously آپ کا ایک رول ماڈل ہے، لیکن آپ کی کوئی چیز تو آپ کو ان کی پسند ہوگی نا، تو کوئی ایک آدھی چیز کر کے دکھا دیں. یہ ان کی جو ان کا ایک میں ڈرامہ دیکھتی ہوتی تھی، ایک میں نے شاید ویڈیو تھوڑی سی بنائی بھی تھی، وہ ایک تھا ڈولی کی آئے گی برات، شاید ڈولی کی آئے گی برات. اپنے ہسبینڈ سے بڑا وہ کہتی ہے نا نہ کرا کرو چوشا پلیز نہ کریا کرو، دے رہا ہوں 2.5 لاکھ روپیہ دے تھوڑی سرجری کران چل رہی ہیں، سوری سرجری کیا کہتی ہے پارلر جانا تھا انہوں نے کچھ اس طرح کا. تو میں کوشش کرتی ہوں لیکن مجھے بڑی زیادہ پسند ہے وہ کہتی کیمرے کے سامنے نہیں کوئی چیز ان کو بری لگ جائے تو پھر وہ شہنشاہی صاحب بہت پسند دیکھتی ہیں. اچھا آپ زیادہ کامیڈی دیکھتی ہیں؟ کامیڈی دیکھتی ہوں. کامیڈی دیکھتی ہیں تو پاکستانی کامیڈینز بھی ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے بہت بڑے بڑے نام ہیں. ہاں جی. تو اور کسی کامیڈی پسند ہے؟ یہ ایک ان کا نام مجھے بھول جاتا ہے، یہ سنو چندہ میں تھی نا ان کی شہانہ بنی تھی، شاید نادیہ افغان کا نام تھا، مجھے یاد نہیں ہے ان کا نام، وہ مجھے بڑی پسند ہے. نادیہ افغان؟ ہاں جی نادیہ افغانی ہے وہ، اس میں انہوں نے اس کا مدر کا رول ادا کیا تھا نا، تو وہ بڑا میں ان کو دیکھتی ہوں، مطلب فنی میں زیادہ دیکھتی ہوں، میں چور جو تھوڑی. تو ان کا کیا آپ کو رول پسند آیا تھا؟ وہی سنو چندہ میں وہ ان کی مدر بنی تھی فرحان سعید کی نا جی، تو وہ مجھے میں ان کو بڑا وہ ڈرامہ میں نے پورا. کیا چیز آپ کو ان کو پسند آئی تھی؟ وہ مجھے لگتا ہے میرے والا اسٹائل ایسے چٹیاں کر لیتی دوپٹہ ایسے ادھر آوے گل سن ایسے، وہ مطلب تھوڑا پنجابی میں. اچھا ہر علاقے کی پنجابی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو آپ کی پنجابی میں بلینڈ نظر آتا ہے 2-3 علاقوں کا.
हमारी पंजाबी बेसिकली सियालकोट की है। सियालकोट में यही पंजाबी, मुझे बड़े लोग अभी तक भी, मैं जब बताऊं कि मैं साहिवाल से, तो कहते हैं हम तो समझे आप गुजरांवाला से हैं, आप सियालकोट से हैं। तो क्योंकि मेरी मदर सियालकोट की थी, मेरे फादर भी सियालकोट के थे, उनकी पैदाइश, और बाद में हम लोग वो साहिवाल शिफ्ट हुए या कुछ भी, तो वो सारा टच जो है ना वो उसमें आता है सियालकोट का, मेरी पंजाबी में ना, पंजाबी तो में। ज़्यादातर लोग हम अपने सिटी में भी बोलते हैं, हालांकि मेरी तो पैदाइश भी साहिवाल की है, लेकिन वहाँ भी मैं कहीं अननोन जगह पे जाके पंजाबी बोलूँ तो वो लोग कहते हैं आप सियालकोट के हैं, तो मतलब पहचानी जाती है हमारी पंजाबी। मेरी मदर, मुझे सारी मेरी जो बोलने का अंदाज है अपनी अम्मी जैसा है बोलने का। हाँ जी, सारा मैं अपनी अम्मी, ऑब्वियसली ज़बान जो है माँ से तो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो अब क्या आगे, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, क्या सोचती हैं, कोई बड़ा काम करना चाह रही हैं, या आपने इसी को कैरी ऑन करना है? इसको भी इंशाल्लाह कैरी ऑन करूंगी। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, उसको लेके चलो। मिनी व्लॉग्स के ऊपर आपने बताया कि मैं बना रही हूँ। हाँ जी, और यूट्यूब मैंने लाइफ विद जैनी के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया, उसमें मैं, अच्छा, कभी लाइव बैठी हैं? नहीं, इंस्टा पे लाइव आ जाती हूँ अक्सर ही, टिकटॉक पे नहीं आती। वो जो अर्निंग के लिए वो नहीं मैं बैठी, क्योंकि मुझे वो नहीं सही लगता, मुझे लगता है मेरे लिए शायद वो नहीं सही। अच्छा, कभी कोई फैन आपको कोई पहचान जाए, किस बाहर कहीं आप जा रही हो, किसी मार्केट में, किसी मॉल में, तो क्या आपसे कोई पूछते हैं, क्या आपसे, कैसे आप उनसे इंटरेक्ट करती हैं? मेरे हस्बैंड का चेकअप था तो मैं हॉस्पिटल गई थी, वैसे मैं मास्क लगा के, सनग्लास लगा के जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तैयार होने का नहीं, घर में मतलब जैसे अभी इधर आई हूँ तो मैं ठीक है जी रेडी होना है, घर में बाजार जाते हुए मैं नहीं ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए, मैंने कभी नहीं कि मेरे बच्चे कहते हैं अम्मा चेंज करें, अम्मा मेकअप करें, मैं वैसे ही जो दुपट्टा लिया होता है वैसे ही बैठ के वीडियोस बना देती हूँ। हाँ। तो वो मेरे बच्चों को ये होता है कि जहाँ भी अब जाते हैं लोग पहचान जाते हैं, आप या तो फिर अच्छा तैयार होकर जाया करें तो या आप मास्क लगा के जाते। तो मैं कल नहीं लगाया, तो उधर भी 2-3 बच्चियाँ थी, वो बड़ी पिक्चर्स वगैरह बनाने का, लोग कहते हैं अक्सर ग्रोसरी करने जाऊँ उधर, लोग अब लोग ये नहीं आवाज़ देते कि ये आपको, वो कहते हैं वो जट्टी जा रही है। अच्छा, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। अच्छा, सोशल मीडिया पे जब आपकी पॉपुलैरिटी बन जाती है तो कोई आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आती है? ज़िंदगी में तब्दीली आती है, आपको अपना थोड़ा बहुत सी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, बड़ा बाकी जो आपके नेबर में, मोहल्ले में लोग कुछ बहुत अच्छे लोग होते हैं जो आपको बड़ा पसंद भी करते हैं, कुछ बड़े नेगेटिव होते हैं, वे वीडियो बना दी है उनका अंदाज इस तरह, अच्छा, वीडियो बना दी कि केड़ा कोई बम बना दी, बम बनाती है। तो ये कि फिर, अच्छा, कंटेंट क्रिएटर्स को क्या मशवरा देंगी? मैं तो अभी खुद अभी शुरुआत है, क्या ही मशवरा दूंगी, लेकिन ये कि अपने आप को सही रखें, तो लोग तो बातें करते हैं, अगर आपका काम अच्छा है। अब मैं अपना सोचती हूँ कई दफ़ा कि मैं जब कमेंट्स पढ़ती हूँ रात को, तो लोग स्पेशली औरतें इतना कि हम बड़े, मेरी मदर आपको बड़ा शौक से देखती हैं, मेरी मदर बीमार है तो वो हॉस्पिटल में थी, मैंने एक कमेंट पढ़ा तो मैं उनको, उनकी तबीयत खराब थी, मैंने उनको आपकी वीडियो देखती 2 घंटे में वो आपकी वीडियोज़ ही देखती रही। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं कि आप अगर खुश करते हैं किसी को हंसा देते हैं, तो बस लोग जो। बहुत बहुत शुक्रिया लाइफ विद ज़ैनी। आपको पता है ज़ैन हमारे साथ थी और आपने देखा है जिस तरीके से उन्होंने वीडियोस बनाई, पॉपुलैरिटी गेन की है 2 साल के पीरियड के अंदर। ये बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है किसी के लिए, और अपनी लैंग्वेज को प्रमोट किया है। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारे न्यू पाकिस्तान के पेज पर जाके कंटेंट देख सकते हैं। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।